जय हिंद। मैं सुनील यादव। कल आयोग की आंसर की आ गई है, आप सभी लोगों ने देख ली होगी। और आंसर की को मिलाने के पश्चात में और भी कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो गया है और एक नई आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विद्यार्थियों को तनाव हुआ है, संशय हुआ है। तो इस वीडियो में इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। मुख्यतः 3 से 4 विषयों पर बात करेंगे। पहले ही शॉर्ट में बता दें, सबसे पहले तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको, या 15 हो जाएंगे राउंड अप में, जिनको लेकर आपको काफ़ी डाउट है कि इसका आयोग चेंज उत्तर करेंगे कि नहीं करेंगे। अनेक विद्यार्थियों ने उस पर प्रश्न उठाए हैं, किन्हीं एकेडमी से मिला तो उसका आंसर बी आ रहा है, आयोग ने सी दिया है, डी दिया है। इस तरह की जो समस्याएं हैं, पहली बात इस पर बात करेंगे, एथेंटिक आंसर क्या होगा। दूसरी बात इस पर भी चर्चा कर लीजिए कि पहली आयोग की आंसर की आई है ये, अभी तो एक और आने वाली है। कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपको अपील करनी पड़ेगी आयोग के सामने, तो वो कौन से क्वेश्चन हैं, आपके पास में क्या एविडेंस हो सकते हैं, वह भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप भी अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं। दूसरा पॉइंट इस पर भी बात करेंगे कि अब संभावित कट ऑफ क्या होने वाला है, यानी क्या संभावना बनती है कि कट ऑफ क्या जाएगा, पास होंगे नहीं होंगे, मेंस देने मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत से विद्यार्थियों को है, मैंने एक राउंड अप में कट ऑफ बता दिया था। अब इस वीडियो में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कैटेगरी वाइज स्पेशली कैसा कैसा कट ऑफ लगभग होना चाहिए, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि जो विद्यार्थी जिनका नहीं हो रहा है उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है आगे काम, ठीक। और जिन विद्यार्थियों का हो रहा है, यानी जो मेंस देने जा रहे हैं, अब उनको क्या करना है, तो उनकी रणनीति क्या होगी, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि हमारे यहाँ पर नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 1 तारीख से, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। एक नया बैच 5 अगस्त से भी स्टार्ट हो रहा है MPPSC का और IAS का। तो यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रत्यक्ष क्लास में आ जाओ, जबलपुर ही आ सकते हो तो बेस्ट वे होगा। तो देख लीजिए आपको जो भी उचित लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाउटफुल क्वेश्चंस को लेकर। आयोग ने जो आंसर की जारी की है, सभी क्वेश्चनों को नहीं उठाएंगे, गिने चुने क्वेश्चन उठा रहे हैं। जो प्रश्न हम नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके आंसर आयोग के द्वारा जो भी दिए गए हैं वो बिल्कुल सही ही हैं, उसमें कोई ऐसा डाउट हमको नहीं है। हो सकता है हमसे कोई 1-2 क्वेश्चन चूक जाएँ, ठीक है, उस पर बाद में किसी अन्य वीडियो पर चर्चा कर लेंगे। क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में देखिए मुझे बहुत समय लग रहा। यदि आपको बहुत स्पेसिफाइड, बहुत ही अथेंटिक आंसर चाहिए तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और जल्दी ही ये वीडियो अपलोड करना था, अनेक विद्यार्थियों के मैसेजेस आ रहे थे, तो उसके कारण थोड़ी सा इसको मैंने किया है। लेकिन फिर भी ये है कि आपकी 95% समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाएगा, मैं आपको इतना कह सकता हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउटफुल क्वेश्चन, चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो आपको दिया हुआ है कि किस बेसिन के अंतर्गत आती है। इसमें आंसर आयोग ने माना हुआ है यमुना नदी बेसिन करके, ठीक है। अनेक विद्यार्थियों ने गंगा लगाया था, मैंने भी स्वयं आपको गंगा का ही बताया था पिछली बार की जो आंसर की थी। देखिए इसके दोनों ही आंसर ये सही हैं। रीज़न ये है कि मुख्य बेसिन कहलाता है गंगा नदी का बेसिन, जबकि गंगा नदी के बेसिन के अंतर्गत 3 बेसिन आते हैं, उनमें से एक बेसिन क्या कहलाता है, यमुना नदी का बेसिन। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आयोग इस तरीके से सोचता है कि नहीं साहब, हमने तो और भी क्लोज ऑप्शन दिया था, गंगा का भी सब सेक्शन बताइए, तो दैट वाज यमुना। उस हिसाब से उनका आंसर सही है, बिल्कुल यमुना। लेकिन यदि एक सिंपल वे में देखा जाए तो साहब 2-2 आंसर आपने सही दिए हुए हैं, क्लियर। अब रही बात इसका एविडेंस आपके सामने, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक आती है प्रमिला कुमार जी वाली, ठीक है, आप उसको देख लीजिए, मध्य प्रदेश का भूगोल, उसके पेज नंबर 37 पर जाइएगा, वहाँ पर आपको ये वाली बात दी हुई है, क्लियर। तो यदि आप में से कोई अपील करना चाहता है आयोग के सामने, तो उन्हीं के कारण मैं ये बता रहा हूँ कि पेज नंबर इतना देख लेना, ये लाइन देख लेना, वो लाइन देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। क्या है कि बहुत से वीडियोज़ आप लोगों ने अभी तक देख लिए होंगे, उसमें बताया गया तो उसमें केवल मत दिया गया है कि नहीं मेरा मत ये है, मेरा मत ये है, आपके पास एविडेंस नहीं है। मेरा इस वीडियो में प्रयास यही है कि ना केवल मैं अपना मत दूंगा, अपनी थिंकिंग बताऊंगा, बल्कि मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि उसके लिए यदि आप अपील करना चाहते हैं तो कहाँ क्या कैसे आप अपील कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप भी पढ़कर देख लीजिए। हो सकता है मेरे देखने में, मेरी टीम के देखने में शायद कोई गलती हो गई हो, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप स्वतः भी उसे चेक कर सकते हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना, इसका आप अपील कर सकते हैं। वैसे यमुना नदी बेसिन भी सही है और गंगा नदी बेसिन भी सही है, जो मैंने आपको पूर्व में बताया हुआ था, क्योंकि गंगा का ही हिस्सा क्या है, यमुना नदी बेसिन है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति, इसको लेकर विद्यार्थी डाउट कर रहे हैं। इसका आंसर आयोग ने बी माना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर प्लस भारत सरकार के वित्त सचिव, ये सही है उत्तर, इसको लेकर मत कीजिए, परेशान मत होइए। अगला प्रश्न है आपका कैग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि कैग जो है भारत की संचित निधि की लेखा परीक्षा करता है। हाँ जी, ये वाली बात तो सही है कि वो करते हैं, क्लियर है।
दूसरा एक और कोटेशन दिया था कि देश के तथा राज्यों के, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ संघ या किसी राज्य के, ठीक, इस तरह से करके लिखा हुआ है कि किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखा की परीक्षा करता है। तो ये वाला कोटेशन भी सही है, ये बात है, उनके प्राधिकार में आता है, किनके, क्या गए, लेकिन इसके लिए पूर्व अनुमति चाहिए होती है, किनकी, राष्ट्रपति महोदय की, या किसी राज्य में करना है तो उस रिलेवेंट राज्य के राज्यपाल की आपको अनुमति चाहिए होती है, तभी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। पुनः यहाँ पर डबल मीनिंग निकल कर आ गया। अच्छा, इसका एविडेंस भी सुन लीजिए बहुत अच्छे से। आप जाइएगा एम लक्ष्मीकांत बुकलेट में जाइएगा, पेज नंबर 49.2 सॉरी यूनिट नंबर 49.2 पर जाइएगा, वहाँ पर आपको कार्य दिए होंगे, ठीक है। उन कार्यों में 6वें नंबर का जो पॉइंट दिया हुआ आप उसको पढ़कर देख लीजिएगा। तो ये तो लिखा हुआ वहाँ पर कि भंडार तथा स्टॉक की शक्ति और उसको चेक करने वाली बात है, तो लेकिन उसके साथ में एक वर्ड क्या जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति से, अनुमति से, आज्ञा से या उनके कहने पर, ये वाली बातें आई हैं। तो यदि आप इसको लेकर अपील करना चाहते हैं, आपका किसी का गलत हो गया, आपको लगता नहीं ये वाली चीज़ चेंज होनी चाहिए, तो आप उसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने तो पहली वाली आंसर की में भी आपसे यही कहा था कि साहब इसका पहला भी सही है, दूसरा वाले में अगर राष्ट्रपति वर्ड जुड़ा नहीं है तो उस हिसाब से यह गलत हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ को स्पेसिफाइड करना चाहिए था कि साहब राष्ट्रपति की अनुमति वहाँ या राज्यपाल की अनुमति वहाँ शामिल है, ठीक है। तो देख लीजिए आप इस चीज़ को, शायद आयोग बात मानकर चेंज कर दें, शायद ना करें। आखिरी में इस पर भी बात करेंगे, इस बार का पेपर कैसा लगा आप लोगों को, क्या टेस्ट आया, क्या मज़ा आया, आयोग की क्या मंशा है, आने वाले समय में आपसे किस तरह के पेपर पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या तैयार करना है, इस पर भी बात करेंगे, चाहे आपको प्रीलिम्स देना हो या मेंस देना हो। अगला क्वेश्चन है वीर सिंह देव की राजधानी, गहोरा करके दिया हुआ है। देखिए बांधवगढ़ राजधानी थी पूर्व में उनकी, ठीक है, ये वाला पॉइंट, उनके दादाजी के ज़माने से राजधानी कहाँ हुआ करती थी, बांधवगढ़। कुछ एक पुस्तक ऐसी है जहाँ पर दिया हो कि जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तब उस समय गहोरा को चुना गया था। तो ये एग्जैक्टली तो आपको मिल नहीं पा रहा है। यदि आप इसको अपील करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बांधवगढ़ वाले हैं, पेज नंबर 66 करके एक बुक आएगी आपको मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की, अतीत गाथा और आज करके, उसमें पेज नंबर 66 पर आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर बांधवगढ़ के बारे में दिया हुआ है। तो देख लो जैसा भी मत है। हालांकि यहाँ पर मेरा आपको उत्तर बताने या उसका सोर्सेज बताने का आशा ये नहीं कि कोई बात का बखेड़ा खड़ा कर दो, उन विद्यार्थियों के लिए विशेषकर कि साहब एक नंबर से या एक क्वेश्चन के कारण जो विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं बेचारे, साल भर की 2 साल की मेहनत चली जाती है और कई बार ऐसा हो जाता है, गलत हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है, तो वो चीज़ें ना हो। यदि आप 1-2 क्वेश्चन के कारण दाएँ बाएँ हो रहे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यदि कट ऑफ कुछ ऐसा जाने वाला कि अपन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पीछे पर, तो कोई बात ही नहीं बचती है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ऑथेंटिक आंसर जो भी सोर्स अच्छे हो सकते हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था आपको वहाँ पर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची की प्रविष्टि में संबंधित राज्य के विधानमंडलों के बारे में दिया है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं नहीं सर इसका आंसर सूची 1 प्रविष्टि जो 72 दिया है वह होना चाहिए, जबकि आयोग के द्वारा इसका आंसर क्या माना गया है, सूची 2 की प्रविष्टि 37 माना गया है। देखिए ये आंसर बिल्कुल सही है, सूची 2 की प्रविष्टि 37 आंसर सही है। आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो जो उन्होंने तर्क दिया कि ये गलत है, वह तर्क यह है कि सर राज्यों की विधानसभा तथा केंद्रीय जो हम बात कर लेते हैं लोकसभा या राज्यसभा के बारे में, जो भी चुनाव कराने की शक्ति होती है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास में होती है, तथा वह विषय किसका है, संघ का विषय है। इसलिए यह चीज़ कहाँ दी जानी चाहिए, संघ की सूची में दी जानी चाहिए। समझने वाली बात यहाँ पर यह है, 7वीं अनुसूचियों में इन संबंधित प्रावधान दिया है। भारतीय संविधान में अब कुल 12 अनुसूची है, उसमें से 7वें वाले में ये दिया हुआ है। 7वीं जो अनुसूची दी हुई है या अनुसूचियाँ दी ही क्यों जाती हैं, ताकि उसकी कोई तथ्यात्मक जानकारी जो है वह वहाँ पर स्पेसिफाइड की जा सके। आपका संविधान ऑड टाइप का ना लगे साहब ये डिटेलिंग आप पैराग्राफ में दे और एकदम से इतना लंबा चौड़ा पॉइंट आप दे रहे हैं, उसके कारण ही अनुसूचियाँ दी जाती हैं। उन अनुसूचियों को भी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अनुसूचियों में संघ की सूची है तो संघ वाले में जरूर दिया हुआ है कि हाँ निर्वाचन आयोग कराएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, लेकिन साथ ही साथ राज्य की जो सूची है वह भी आपको क्लियर दी हुई है, प्रविष्टि 37 में दिया हुआ है। राज्य के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, वहाँ ये कुछ भी नहीं आ रहा है ये कराएंगे वो कराएंगे, तो उसके कारण उसमें डाउट में मत पड़िए, ये उत्तर सही है। आपको और भी चेक करना है, एम लक्ष्मीकांत बुकलेट परिशिष्ट 2 में जाइए, वहाँ पर भी पॉइंट नंबर 4 दिया होगा, वहाँ जाएंगे आप, उस पॉइंट नंबर 4 पर सबसे नीचे आप देखिएगा इस बारे में 37 नंबर का पॉइंट दिया होगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहें तो उसको और स्टडी कर सकते हैं, अपील करना हो या जो भी आपकी मर्जी की बात हो।
देखिए ये जो आंसर की आई है ये कोई अंतिम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। 7 दिन का आपको समय दिया गया है। जिन प्रश्नों को लेकर आपको डाउट है आप उसको वहाँ उठाकर भेज सकते हैं अपने विथ एविडेंस के साथ में, जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने जानबूझकर कल वीडियो नहीं बनाया, जबकि कल के वीडियो में बता दिया था मैंने कि आंसर की आ गई है। क्योंकि देखिए आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पत्र बनाया गया है या बनाया जाता है बहुत ही काबिल लोग बनाते हैं। देखिए साहब, उनके ज्ञान का स्तर हम लोग टच नहीं कर सकते। हम लोग यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एज आ टीचर बात कर लूँ या एज आ विद्यार्थी, जो भी कहना चाहें, वो हम लोगों से बहुत सुपीरियर होते हैं साहब, बहुत जीनियस होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल अपने पापा जी लोग, दादाजी लोगों की तरह वो लोग होते हैं ज्ञानी। तो उनको इतना आसान नहीं होता है किसी भी बात में चैलेंज कर पाना या बात बात पे प्रश्न उठा देना उन पर कि नहीं अरे ये तो ऐसा है, ये तो गलत हुआ, ये तो ऐसा उत्तर नहीं माना जाना चाहिए था। थोड़ा सा उसके पहले अच्छे से और अपने अध्ययन के दायरे को हम बढ़ाएंगे, चीज़ों को चेक करेंगे, उसके पश्चात में यदि कुछ लगता है तो फिर आप अपील वहाँ करिए। मेरा आशा यहाँ पर ये है। और वैसे भी आयोग ने तो कितना शानदार पेपर बनाया है इस बार, बहुत ही काबिल तारीफ पेपर है। मेहनती जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इससे बहुत लाभ होने वाला है। हाँ, जो कभी कभार यूँ ही भर देते हैं और ट्राई करके देख लेते हैं, तुक्का उक्का लग गया, तो उनके हिसाब से नहीं है ये पेपर। ये किन के लिए पेपर है? जो निरंतर रहने वाले विद्यार्थी हैं, जो लगे रहते हैं, जिनका मतलब ध्येय है, लक्ष्य है, सपना है, बनना ही है, ये उनके लिए पेपर था। तो आपके लिए तो बड़े खुश होने की बात है कि आयोग ने इतना बेहतरीन काम किया, इतना अच्छा पेपर आपको बनाकर दिया। कट ऑफ को लेकर डाउट होगा, अभी बात करते हैं उस पर भी। पहले क्वेश्चंस को क्लियर कर दें। अगला दिया बाल कवि बैरागी जी के बारे में, ठीक है, नंदराम दास उन्होंने माना हुआ है, इस चीज़ को अपन देख लेंगे। 84 महादेव परिक्रमा इत्यादि वाला उज्जैन, पहले ही कहा था ओंकारेश्वर और उज्जैन में से दोनों में से माना जा सकता है। देखो भारत में ऐसे कौन सा मंदिर है जहाँ पर इस बात की अवधारणा को स्वीकारा नहीं जाता? प्रॉब्लम तो ये है साहब जी। जैसे कहा जाता है एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर, कहाँ नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। तो ये डिपेंड करता है साहब कि किन चीज़ों को एविडेंस को जोड़कर उन्होंने मान लिया। ये कोई इतना बड़ा ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है, और एक आध दो क्वेश्चन दाएं बाएं आपके चले भी जाते हैं, उससे कोई मामला नहीं है। टंट्या भील का वास्तविक नाम, इसको आप चाहें तो अपील कर सकते हैं। जो भी आपको मैक्सिमम रिकॉर्ड मिलता है तो तांत्या मामा के नाम से मिलता है, इंग्लिश वर्जन भी आप देखेंगे तो। एक दो राइटर हैं इतिहास के, देखो इतिहास बहुत विशाल है, बहुत राइटर अलग अलग वे में लिखते हैं। पुराने वाले राइटर जो कॉन्सेप्ट लिख कर गए, कई बार उसको नए वाले राइटर झुठला देते हैं या बोल देते हैं नहीं ये तो गलत ही था, उस समय शोध ग्रंथों का अभाव था, एविडेंस का अभाव था, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ये बड़ा डाउटफुल हो जाता है, आप इस पर चाहें तो अपील कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैं आपको सेट ए से बता रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास में जो भी सेट हो आप उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा। सेट ए में 45 नंबर पर टांट्या भील वाला क्वेश्चन दिया है, जबकि 46 नंबर पर दिया है जेनेटिक कोड वाला क्वेश्चन। ठीक, इसको लेकर भी अनेक विद्यार्थी बड़ा तनाव में है कि बोले सर इसका आंसर तो गलत माना है। आयोग ने इसका उत्तर माना है कितना उपयुक्त, तो सभी। क्वेश्चन क्या था उसको भी सुन लीजिए। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं साहब? पहला, सार्वत्रिक होता है, हाँ जी होता है, ठीक। दूसरा दिया है 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है, जो 20 अमीनो अम्लों वाली बात है। अनित्यव्यापी, गैर स्पष्ट, कॉमा रहित करके होता है, इट इज नॉन ओवरलैपिंग, ठीक। 4th पॉइंट आपको दिया था, इट हैज़ स्टार्ट एंड स्टॉप करके लिखा हुआ है, प्रारंभ समापन कोडान करके आपको दिया होगा। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें जो दूसरे नंबर वाला है, 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, वाइटोसिन, ये सब करके अपन पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा बताया गया है, वो बात गलत है, ठीक। आप जान लीजिए इस बात को। जो ओल्ड फॉर्मेट हुआ करता था वह 3 और 4 वाली बात वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ 4 वाली बात आपने कही हुई थी। एक बात, नई रिसर्च जो उसमें की गई है, या सीधा सीधा आपको कहें जेनेटिक कोड के पितामह कौन कहलाते हैं, उनकी नई रिसर्च है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाना था। देखिए मार्शल नीरेनबर्ग, ये नाम आप आगे के लिए याद रखना, काम आएगा। कौन है? जेनेटिक कोड के पितामह कहलाते हैं, इनको ही जाना जाता आधुनिक स्वरूप में। जो भी जेनेटिक कोड्स हैं उनको डिकोड किया है इन्होंने। खास बात है कि इनके साथ में पूरी की पूरी टीम थी, 4-5 लोग थे, उसमें से एक बंदा भारतीय था और उस व्यक्ति को इस फील्ड का नोबेल अवार्ड भी मिला है। उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी साहब। तो आप कैसे उस बात को नेगलेक्ट कर सकते? ये तो आना ही था साहब, और आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे भी आएगा, प्रीलिम्स का मेंस में भी आएगा, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं कि साहब इसमें जो प्रश्न आ रहा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारक कि 4, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ट्रिपलेट कोड होता है या उसे कोडान भी हम कहते हैं, यही बात उन्होंने बताई है। न्यूरेनबर्ग जो कि पितामह कहलाते हैं, उसके जनक कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं, जो भी आप कहना चाहें, उन्होंने ही बताया है कि यह 3 क्षारकों से बना हुआ एक अनुवांशिक कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है, जिसे आप ट्रिपलेट
कोड कहते हैं या कोडॉन भी कहते हैं। ये पॉइंट आप उठाकर सर्च कर लीजिएगा, पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा। NCERT पर जाओ आप, उसमें आपको निश्चित रूप से यह मिल जाएगा। आप चाहें तो आप अपनी अपील कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सीधा कहूँगा आयोग ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल 100% सही है, उपर्युक्त सभी आंसर होगा। यही मैंने पहली आंसर की में भी आपसे कहा था। आपने यदि पुराना वीडियो हमारा देखा हो, नहीं देखा जाकर देख लेना किस तरह से एनालाइज बताया है। ना केवल वहाँ आंसर कीज बताई हैं, बल्कि यह भी बताया कि आपकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना चाहिए, टेक्निक्स क्या होने चाहिए, किस वे में लॉजिक लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगले पेपर्स में काम आएंगी, इसलिए यदि वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ उसके बाद में एक और जो वीडियो बनाया गया था जिसमें बताया था कि कौन से क्वेश्चन मायने रखते हैं, कौन से नहीं रखते हैं, यानी जिनको गलत कर देने पर भी आप सेलेक्ट होंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत काम का है वो वीडियो आपके। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो डाउटफुल क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है उसको चाहें तो आप देख लें। क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर वो आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। हमने इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बताया था क्योंकि इसका डायरेक्टली नहीं मिल रहा था। ये अपने आप में एक टफेस्ट क्वेश्चन था, हालांकि हमें इसका आंसर चार्ल्स मेटकाफ लग रहा था, शुरू से ही मालूम था, कहीं ना कहीं बहुत पहले पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स मेटकाफ उन व्यक्तियों में से है जिन्होंने भारत का पूरा सर्वे किया, पूरे देश भर में वो घूमा था। इवन हिंदी को लेकर भी उसने लिखा है, लैंग्वेजेस को भी लेकर लिखा है, कई कानूनों को भी लेकर उस बंदे ने लिखा हुआ है। ठीक, बहुत ही फेमस विद्वान कहलाता है। इंग्लैंड का हम देखेंगे, भारत में तो हम इनका नाम सुनते हैं साहब जी, बहुत सी चीज़ों में आपने फैक्ट वाइज पढ़ा ही होगा। तो ये जो आंसर दिए ये आंसर सही है, इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए। प्रीवियस पर्स वाला जो क्वेश्चन है उसको आप रिमार्क पर ले लो, इसको थोड़ी सा और चेक करना पड़ेगा, समय नहीं निकाल पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। गार्टन के 4 कोड दिए हुए हैं, नो डाउट ये सही दिया है उत्तर आयोग ने, डी ही सही होगा उसका उत्तर। सामाजिक नेटवर्क के रूप में कौन प्रतिनिधित्व करता है, ग्राफ का, ट्री का, स्टार का, रिंग का। इसको आप अपील कर सकते हो। इसमें बहुत संभावना है कि जो आपका ट्री वाला सेक्शन है एक वो, दूसरा स्टार और बस वाली जो बात होती है या रिंग की बात होती है उसकी भी इसमें विशेषताएं होती हैं। तो अगर आप एक सही अच्छी बुक से, टेक्स्ट बुक में से पढ़ करके एविडेंस इसका भेज देते हैं तो शायद या तो ये क्वेश्चन का आंसर बदल दिया जाए या संभव यह भी है कि इसको उठाकर कैंसिल ही कर दिया जाए। मुझे तो लगता है कि कैंसिल किया जा सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरीयताओं को एकत्रित करके स्वचालित पूर्वानुमान बनाने वाली साहब जी, ठीक है, कलेक्टिंग जो फ्रेंड्स कहलाता है वो क्या कहलाता है, सहयोगात्मक फिल्टरिंग सही है उत्तर। ठीक, आयोग ने भी यही माना है, इसको देख लीजिएगा और चेक करना है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, चेक कर सकते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। कुछ का कहना है साहब कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। स्पष्ट कर दूं, आयोग ने क्या माना है, बुद्ध घोष की सामंत पासादिका माना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ना तो किसी मौर्य शासक का नाम दिया है, ना ही मौर्य वंश का नाम दिया हुआ है, तो इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता ये वाली बात का। उन्होंने केवल साम्राज्य का नाम दिया, कौन सा साम्राज्य, नो, कुछ भी नहीं बताया है, तो इसलिए ये तो होना ही नहीं था। बाकी 2 का भी बता चुका हूँ कि वो बाद वाले ग्रंथ हैं, उनके में भी हमको नहीं मिलता। पतंजलि आप देखें बाद के हैं। पढ़ने की बात करें तो 700-800 BC में लिखा, तो अभी तो मौर्य बनेगा ना साहब 300 BC के आसपास, 322-23 के आसपास में। सही है इसका उत्तर, इसको लेकर परेशान मत होइए। चचनामा के अनुसार, अगले प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी। विद्यार्थियों ने देवल लगाया हुआ है, बोल रहे नहीं देवल राजधानी थी, आयोग ने अरोड़ माना है। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, मैंने देवल बताया था, ठीक, उसको सुधारना है अब आपको। इसकी राजधानी अरोड़ ही थी, इसमें कोई 2 मत नहीं है। उस समय मैं देख नहीं पाया था, बहुत अच्छे से मैं उसको क्रॉस चेक नहीं किया, और जो भी हो गया हो, है ना, जल्दबाजी में फटाफट वीडियो बनाना सारी चीज़ें, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से और आयोग से भी। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अरोड़। अब कई लोग कहेंगे सर कैसे होगा अरोड़ आंसर, कोई भी अच्छी टेक्स्ट बुक उठाना, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप वो देख लीजिएगा। LP शर्मा जी की पुस्तक आएगी प्राचीन भारत का इतिहास करके, उसके आप पेज नंबर 32 में जाना और नीचे से सेकंड लास्ट जो लाइन होगी आप एक बार उसको देख लीजिएगा। वहाँ साफ साफ शब्दों में आपको वहाँ पर दिया हुआ है कि वहाँ राजधानी क्या थी, दैट वाज अरोड़। अकॉर्डिंग टू चचनामा पूछा है यहाँ पर, तो वो वाली बात भी उसी पेज में वहाँ पर आपको ढूंढेंगे तो अच्छे से मिल जाएगी, उसके पीछे वाले पेज में कि चचनामा के अनुसार हमको ये वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि अकॉर्डिंग टू चचनामा राजधानी क्या थी, दैट वाज अरोड़ थी।
ये बात सही है कि देवल एक बहुत ही खास बंदरगाह था वहाँ पर, ठीक है, एक पोर्ट एरिया था और आर्थिक राजधानी भी था, उसको इतना दर्जा प्राप्त था। जैसे हमारे देश में वर्तमान में मुंबई है ना, तो ये तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसे जानकारी आपको मिलती है देवल वाली की, लेकिन LP शर्मा तथा उनमें ही बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो कि इस बात को लेकर सहमत हैं। तो इसको लेकर आप अनावश्यक अपील ना करें, किसी गाइड वाइड का एविडेंस ना भेजें। जो मैंने आपसे कहा है आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। पेज नंबर ही बता दिया, इससे ज़्यादा मैं और क्या बता सकता हूँ आपको, मैं स्वयं तो जा नहीं सकता आयोग आपका पेपर लेकर कि साहब इनका वाला थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, बच्चा या बच्ची पास हो जाएगा। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके पिछले वीडियो में कि ये प्रश्न क्यों मायने नहीं रखते हैं, क्या वजह है, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, देखिएगा उस चीज़ को। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो चचनामा वाला क्लियर है, उसका आंसर अरोड़ बिल्कुल 100% सही है, नो डाउट, ठीक। अगला क्वेश्चन है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी साहब जी? आयोग ने देवेंद्रनाथ टैगोर माना हुआ है, ठीक है। कई लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया इस चीज़ को लेकर, हमने तो आपको बताया था केशव चंद्र सेन ने की थी साहब, ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन जी ने ही की थी, क्लियर है बातें। जिनका भी केशव चंद्र लगाया है, जिन्होंने भी लगाया हुआ है, ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया हुआ है, वो लोग इसमें लाभ में रहेंगे। मेरा निवेदन है आपसे, आप चाहें तो अपील कर सकते हैं, ठीक। स्पेशली आपको उसका सोर्स भी बता देता हूँ, यही लगा देना, आप बता देना, इतने में काम बन जाएगा। देखिए ये सब काम जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी MPPSC दे रहे हैं, ये उन सब का काम है। मान लो 3 लाख ने दिया ना, तो 3 लाख विद्यार्थियों का काम है, मुझसे अकेले करवा रहे हो आप ये काम। तो ये गुंजाइश रखना कि सर 15 क्वेश्चन को लेकर डाउट था, आपने 13 ही बताए हैं, 2 नहीं ढूंढ पाए साहब, नहीं मिला समय, क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज़ के लिए। 2 आप भी प्रयास कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसका एविडेंस भी चाहिए आपको। आप जाइएगा BL ग्रोवर जी की पुस्तक पर, आधुनिक भारत में, मॉडर्न हिस्ट्री पर जाइएगा, उसके भी पेज नंबर 272 पर जाइएगा। वहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएगा भारत में सामाजिक सुधार जो आंदोलन है या 19th सेंचुरी का जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, वो मिलेगा। उसमें से सेकंड लास्ट जो लाइन है वहाँ पर साफ साफ देखिएगा लिखा हुआ है इस प्रकार से, केशव चंद्र सेन जी के द्वारा किस चीज़ की स्थापना की गई थी? आदि ब्रह्म समाज की। तो जिन विद्यार्थियों ने इसका ऑप्शन बी लगाया हो वो चाहें तो इसको लेकर अपील कर सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ठीक, इसमें आयोग ने उत्तर माना है 1945 साहब, ठीक। पहली बात तो आयोग, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही जीनियस लोग होते साहब, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। इतना आसान नहीं होता है उनके उत्तर को चैलेंज कर पाना। हो जाती होगी, लेकिन टाइप करने में गलतियां हो जाती होंगी, उनकी योग्यता को तो लेकर शक नहीं हो सकता। बी लिखना हो, सी लिख गया हो आंसर की में, ऐसा हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है ना। तो इसका आंसर 45 दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि 45 शायद नहीं होना चाहिए आंसर, इसका आंसर 45 से इतर होना चाहिए। कुछ मैं इसके लिए आपको एविडेंस बता देता हूं, आप उस चीज़ को जाकर क्रॉस चेक कर लीजिए, पढ़िएगा। BL ग्रोवर पेज नंबर 405 नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर। 405 वहाँ जाकर देखना आप, आधुनिक भारत का इतिहास करके है पुस्तक। अगर ये वीडियो एडिटेड किया जाएगा तो सारे इसमें पेजेस में लगाने की कोशिश करूँगा, पर उसमें फिर बहुत लंबा समय होता साहब, और हम शिक्षकों के बस की बात नहीं है एडिटिंग वगैरह। सच बात तो ये इतना आसान नहीं होता है हम लोगों के लिए, और बहुत समय चाहिए उसके लिए, है ना। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। हाँ, तो पेज नंबर 405 करके मैंने आपसे कहा, BL ग्रोवर पुस्तक में आप जाइएगा। आप चाहे सुमित सरकार में भी जा सकते हो, उसका भी एविडेंस मैं दे सकता हूँ, बट वो आसानी से मिलेगी नहीं आपको मार्केट में, है ना। विपिन चंद्रा में भी आप जा सकते हैं, उसका भी पेज नंबर दे सकते हो, बट आप परेशान हो जाओगे, ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाओगे। उसमें भी आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। हाँ, मुद्दा ये है, ध्यान दीजिएगा, जो 1919 का 1919 का अधिनियम था, उस अधिनियम की जो अवधि दी हुई है यहाँ पर, वो अधिनियम की अवधि 35 के अधिनियम के पहले तक है। इस बात को क्लियर करें। ये डायरेक्टली हालांकि वहाँ लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आयोग इस बात को स्वीकारे अथवा ना भी स्वीकारे। उनके पास कोई ऐसा एविडेंस हो साहब जिस पुस्तक को हमने देखा भी ना हो, पढ़ा भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। वो लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, कर सकते हैं। वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको 2-3 पॉइंट मिलने वाले हैं साहब। 1935 का जो एक्ट है, अगस्त 1935 में यह एक्ट पास होता है, क्लियर बात है। ये क्यों पास किया था इस एक्ट को? ताकि पुराने वाले अधिनियम की जो कमियां थी उसको दूर किया जा सके और नए अधिनियम के तहत प्रावधान किया जा सके।
चाहे सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करना हो उनको अपने हितों के लिए, चाहे भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता को लेकर बड़ा प्रश्न उठ रहा था उसको लागू करना हो या समाप्त करने वाला प्रावधान हो, वो जो 1919 में उन्होंने द्वैध शासन वगैरह ला दिया था ना, उसको समाप्त करने की बात हो और प्रांतों को क्या देने, स्वायत्तता, उनको ऑटोनॉमी वगैरह देने की बात हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है, एक लाइन आएगी आपको कि चुनाव की जो कार्य अवधि थी या पद्धति थी या जो प्रोसेसिंग थी 3 जुलाई 1936 को आरंभ कर दी गई। अकॉर्डिंग टू किस एक्ट? 1935 के एक्ट के तहत शुरू कर दी गई थी। यह अधिनियम आपका शुरुआत हो चुकी होगी उसकी, आप देखेंगे जुलाई के पास से ही, ठीक। और यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहता है। तो इससे क्या क्या बातें निकलती हैं, हो सकता है इसके अलावा भी कई अर्थ निकलते हैं। इससे बात ये निकलती है कि अब जो भी चुनाव होने वाले हैं, यानी 37 के चुनाव होंगे, चाहे 42 के चुनाव होंगे, चाहे अभी 46 वाले चुनाव होंगे भारत में, वह चुनाव किन अधिनियमों के तहत हुए? 1935 के अधिनियम के तहत हुए, से ये बात निकल कर आती है। और ये वाला अधिनियम ही लागू रहा कब तक? 47 तक। इसका मतलब है कि इसका उत्तर कम से कम 45 और 47 तो नहीं होना चाहिए, ऐसा इसको पढ़कर लगता है। आपके पास समय है और उसको अध्ययन कीजिएगा। शायद मेरी नज़र ना पड़ गई हो, मैं बार बार इस चीज़ को ऐड कर रहा हूँ, मुझसे बिल्कुल गलती हो सकती है, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं अस्वीकारूंगा कि नहीं मुझसे गलती नहीं हो सकती है, या मैंने जो कह दिया वो अंतिम बात है, ऐसा भी नहीं कहूँगा मैं, है ना। ना ऐसा कहने का मुझे ना किसी को भी दुनिया में अधिकार है। तो इसका उत्तर शायद ये नहीं होना चाहिए। 1930 और 34 जो है आपका, उनके बीच में आपका उत्तर होना चाहिए। जिन्होंने इनको लगाया है वो थोड़ी सी और मेहनत कर लो। मैंने 1930s आपको बताया हुआ था आंसर, ठीक है। आप इस टॉपिक को जाकर पढ़िएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना, उसके बाद में होने वाले चुनाव, नेहरू रिपोर्ट वगैरह, उससे रिलेवेंट करके जब आप चीज़ों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। स्वराज पार्टी में भी ध्यान रखना कि स्वराज पार्टी का अंत कब हुआ, जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे तब आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपको इस चीज़ को लेकर आप चाहो तो अपना एविडेंस भेज सकते हैं। आगे जैसा भी हो देखा जाए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति महोदय कौन थे? एस.सी. मुखर्जी आयोग ने माना है। अनेक विद्यार्थी कह रहे नहीं सर वो तो वी.टी. कृष्णमाचारी थे। ध्यान दीजिएगा, एस.सी. मुखर्जी जी ही थे, ठीक। उनका नाम हालांकि कुछ जगह पर आपको हरीश कुमार यानी के मुखर्जी भी मिलता है, लेकिन यही प्रथम थे, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, वी.टी. कृष्णमाचारी द्वितीय नंबर के थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि द्वितीय कौन थे तो फिर वी.टी. कृष्णमाचारी लगाना था आपको, और यदि प्रथम पूछा जाए तो एस.सी. मुखर्जी हैं। ईजिली आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा और भी अनेक पुस्तकों में मिल जाएगा, आप इसको सर्च करेंगे तो इसको देख लीजिएगा। तो इसको लेकर डाउट ना करें, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है आयोग के द्वारा। कई विद्यार्थियों ने यूट्यूब पर वीडियो ऐसे कुछ अपलोड किए और कुछ बातें बताई हुई हैं, देख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य किसी को भी छोटा दिखाना या नीचे दिखाना नहीं है, या आपके उत्तरों को झुठलाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक एथेंटिक जानकारी पहुँच जाए, या यथासंभव एथेंटिक पहुँच जाए। कोई ज़रूरी नहीं 100% ही मेरा द्वारा कहे गए कथन सत्य हो, यथासंभव एथेंटिक जानकारी पहुँच जाए और उससे उनका कुछ भला हो जाए। सिर्फ इतना ही मेरा उद्देश्य है, किसी को छोटा दिखाना, झूठा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो अन्यथा ना लें कोई भी उस बात को। आगे बढ़ते हैं। और जब भी आप इस तरह से देखेंगे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साहब। यदि आप ग्रहण करना चाहें तो बहुत कुछ मिलेगा। आप कुछ बातें जो शब्दों से कहेगी उससे बहुत कुछ मिलेगा, कुछ जो बातें नहीं भी कहीं उससे मिलेगा। सब कितना व्यापक दायरे में आजकल पेपर आने लगा है। कोई 2-4 गाइडें वाइडें खरीद के रट्टा मार के क्या, ऐसा नहीं। आयोग बहुत तेज़ी से अपने आप को अपडेट कर रहा है, समय की मांग है, आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। 2019 के पेपर में भी मैंने साफ साफ कहा था आपको, जो एनालाइज दिया था आज से 1-2 महीने पहले जब मैंने वीडियो बनाया, तब मैंने कहा था साहब कि पेपर चेंज आएगा, पेपर बहुत डिफरेंट आएगा। 2019 का पेपर क्यों अपने आप में खास है, यही हेडिंग से वो वीडियो है, आप देखेंगे। चारों पार्ट में है वो, 25-25 क्वेश्चंस को डिफाइन किए थे। एक एक बात बताई थी कि बिल्कुल गलतफहमी ना पालो कि अगला पेपर भी यूं ही आएगा और आप यूं ही कर लोगे सब कुछ। नहीं साहब, आप देख लीजिएगा, उसको मैंने साफ साफ कहा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये तो नहीं मिला होगा, ढूंढ कर परेशान हुए होंगे कई विद्यार्थी। आयोग ने इसका उत्तर माना है दोनों सही हैं, ठीक। चलो आप में से ये बताइए कि किन्होंने ए लगाया है। एक बात, पहला सही है जबकि दूसरा गलत है, जबकि किन्होंने डी लगाया है कि दोनों ही गलत हैं। इसके 3 उत्तर हो सकते हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। कैसे? ये क्वेश्चन तो आना ही था, जो रेगुलर क्लास के बच्चे थे, मैंने बताया ही था साहब कि केशवानंद भारती वाला केस तो आना ही, उनका डेथ वगैरह हुई है, बहुत चर्चा में साहब, ठीक। जो क्लास का ग्रुप है उसमें भी मैंने वीडियो भी शेयर किया था, प्लस PDF भी भेजी थी, प्लस उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर की हुई थी, है ना।
तो वो तो आना ही था। ये क्वेश्चन है आपके संविधान के मूल ढांचे का, एक बात। दूसरा, इसको इंटर रिलेट किया है ना, दो टॉपिक से पूछा है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 में दी है, उसको रिलेट किया है किसके साथ में? भारतीय संविधान के मूल ढांचे, आधारभूत ढांचे से उसको रिलेवेंट किया हुआ है। बड़े लंबे लंबे वीडियो भी देखे होंगे आप लोगों ने इन सब पर वो चीज़ नहीं मिल पाई होगी। मुद्दे को समझिए। हैं तो बहुत सारे केसेस, पर 3 बताना चाहूँगा। 1967 गोलकनाथ बनाम जो आपका कहलाता है केस, वो उसमें डिसीजन क्या आता है? मूल ढांचे से लेकर कुछ में भी परिवर्तन कर सकती है कौन? संसद। क्लियर? 1967 की बात है। उसके पहले के भी थे, सज्जन सिंह वर्मा वाला केस हो, ईश्वर सिंह वाला हो, तो ऐसे बहुत से केस, उसको नहीं उठा रहा हूँ, समय आपका काफ़ी जाएगा शॉर्ट में, है ना। तो उसमें ये बात कही है कि यस, संसद के पास में पर्याप्त शक्ति है और वो उसमें संशोधन कर सकती है। इसमें 2 मुद्दे और थे। भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार वाला भाग है, उसका आर्टिकल 13, उसका भी अंडर सेक्शन 1, उसका भी अंडर सेक्शन 2, ये चर्चा में था, या उसके कारण ये आएगा भी, अभी भी चर्चा में है। अगेन दूसरा था 368 आपका आर्टिकल, वो चर्चा में था। दोनों को समझ लीजिए। 13 अंडर सेक्शन 2 को बहुत अच्छे से जान लीजिए और 368 को बहुत अच्छे से जान लीजिए। गोलकनाथ वाले जो केस था आपका, उस चीज़ में ये कहा गया, उस निर्णय में ये कहा गया, बिल्कुल शॉर्ट में कहूँगा, कि संसद के पास में शक्ति है और वह चाहे तो संशोधन कर सकती है, जहाँ चाहे संशोधन कर सकती है। इवन संविधान को पूरा बदलना चाहे तो बदल सकती है, मौलिक अधिकारों को समाप्त करना चाहती है तो वह भी कर सकती है। ये बात तक कह दी गई थी। क्लियर? उसके अनुरूप ही एक बात और भी कही गई थी कि क्या संसद भारत की बहुदलीय शासन व्यवस्था को भी बदल सकती है? बोले हाँ, एक दलीय शासन व्यवस्था भी ला सकते हैं, बिल्कुल। मतलब कम्युनिस्ट शासन की स्थिति बना सकते हैं क्या? बोले हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि संसद के पास में ही शक्ति है। ये चीज़ निकल कर आती है। सरकार ने भी यही तर्क दिए हुए थे। मामला आगे चलता है। इस बात को ही साकार करने के उद्देश्य से क्या लाया गया? 24वां संविधान संशोधन लाया गया। अब यहाँ 368 भी समझ लो आप, 368 क्या बोलता है और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, और अभी देखो बाद में क्या कहेंगे। 368 में सुप्रीम कोर्ट ने या अन्य लोगों ने भी इस बारे में बताया आपको कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है, ना कि संविधान संशोधन की शक्ति दी है। तो संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ दी है? वह शक्ति दी है आर्टिकल 243 में, 246 में, 248 में वह शक्ति दी है संविधान संशोधन करने की। क्लियर बात ये? जबकि 368 में क्या है? केवल और केवल प्रक्रिया दी हुई है। ठीक। अब इसके बाद में जब ये 24वां संविधान संशोधन आ जाता है, ठीक है, इसको पास किया जाता है, 13 अंडर सेक्शन 2 को स्पेशली वहाँ पर जोड़ा जाता है, इस बात को कहा जाता है। इसके ठीक बाद में साहब मामला आ जाता है क्या? 1973 में केशवानंद भारती वाला केस आपके सामने निकल कर आ जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बेंच बनती है साहब, आज तक की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनेगी और वह निर्णय क्या देगी? 13 लोगों की बेंच बनेगी। ठीक, ये फैक्ट ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ, हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं है पर आएगा। कितने लोगों की बेंच बनी थी, आज तक की बनी सबसे बड़ी बेंच कौन सी कहलाती है, ये सब मालूम होने चाहिए अपन को। और प्लस जो कॉन्सेप्ट्स मैं कह रहा हूँ, 13 लोगों की बेंच बनी थी, उन्होंने निर्णय दिया। जिनको ये मालूम है कि 13 लोगों की बेंच बनी थी, तो ये भी बता दो लगे हाथ कि उसमें जो वर्डिक्ट दिया गया था कितने बाय कितने में से दिया गया था, यानी कितने लोगों ने यस कहा था और कितने लोगों ने नो कहा था। कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आपको पूरी कहानी, पूरी स्टोरी क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। 7/6 था वो, यानी 7 लोगों ने कहा था यस चेंज करना है, 6 ने कहा था नो। क्या बहुमत से निर्णय आया था? निर्णय यह आया था कि साहब संसद की शक्ति अपरिमित है, असीमित है, नो डाउट, बहुत है, व्यापक है। व्यापक वर्ड यूज़ किया था उन्होंने कि बहुत ही ब्रॉड है उनके पास में, लेकिन अपरिमित नहीं है, असीमित नहीं है कि आप कुछ भी बदल डालो, ये नहीं है। आप सब कुछ नहीं बदल सकते, आपको संविधान के मूल ढांचे का सम्मान करना पड़ेगा और उसे लेकर चलना पड़ेगा। उसे बदलने की शक्ति आपके पास में नहीं है। ये बात निकल कर आती है, पूरी डेट वेट मान लो अपन को 24 अप्रैल सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, वो था। उसके बाद में एक और नया केस आएगा 2007 में, कोहिलो केस आता है। IAS मुख्य परीक्षा में पूछा गया है कोहिलो केस के बारे में। 2015 या 16 में मेंस में क्वेश्चन आया था, IAS में, GS में आप देख सकते हैं। कोहिलो केस क्या है? यही केस है, केशवानंद भारती का अपडेट वर्जन वही केस कहलाता है जिसमें वर्डिक्ट दिया गया था। देखिएगा, सार की बात यह है यहाँ पर कि यस ये सब चीज़ें की गई कि नहीं की गई? हाँ बिल्कुल की गई। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि ये जो 368 में संशोधन किया गया ये क्या है? 368 में आपको प्रक्रिया दी है। केशवानंद भारती वाले केस में क्या कहा? पुराने वाले में कहा गया था कि वहाँ पर केवल प्रक्रिया दी है, जबकि शक्ति वहाँ नहीं दी है। जबकि केशवानंद भारती वाले केस में यह कहा गया 368 में प्रक्रिया भी दी है,
प्लस शक्ति भी 368 में ही दी हुई है संशोधन वाली। क्लियर। अब यहाँ पर मामला एक और नया निकल कर आता है कि क्या 368 में संशोधन किया। अब देखो यहाँ आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि वो 368 को क्या मान रहा है। 368 में संशोधन का मतलब है कि भारतीय संविधान में जो 2 प्रकार के और कह लो 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, साधारण, विशेष, अति विशेष। यानी कि अति विशेष में आता है 368 संविधान में अगर संशोधन करना, ये खुद संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ही बदल देना। कैसे बोले, 3 प्रकार का नहीं, एक ही टाइप का होगा। 100 में से 51 ने यहाँ हाँ बोल दिया, संशोधन कर देंगे अपन। इसको बदलना है यानी किसमें संशोधन करना पड़ेगा, 368। एक मीनिंग ये निकलता है क्योंकि 368 में ही आपको पूरी प्रक्रिया दी है। इतने राज्यों से पास कराना पड़ेगा और फिर केंद्र से पास होगा, कम से कम आधे से अधिक राज्य होने चाहिए, अति विशिष्ट वाली प्रक्रिया, वो सब दिया हुआ उसमें। तो अगर ये माने, यह उसका मीनिंग है, तो फिर तो मान के चलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी आंसर होगा। यानी पहला वाला भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। 368 अनुच्छेद में कोई संशोधन नहीं किया गया है, एक आंसर। अब मान लो आयोग, इसको और क्लियर कर लो अगर आप चाहो तो। 368 में संशोधन का मतलब है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ही बदल देना। अगर इसका आप मीनिंग ये लगा रहे हो, इंग्लिश वर्जन ही पढ़ोगे तो यही लिखा हुआ है आपको। इसको बदला गया है क्या, नहीं बदला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। हाँ, संशोधन जो भी किए गए हैं वह संशोधन किस अधिनियम, किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, 368 के तहत किए जाते हैं। ये वाली बात सही है। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि 368 को ही चेंज कर दिया, प्रोसेसिंग बदल दिया आपने, अमेंडमेंट की, तो वो कुछ भी नहीं की गई है। ठीक। लेकिन यदि ये कहा जाए कि 368 के तहत आपने संविधान में संशोधन किया है, तो फिर इसके उत्तर दोनों ही सही हो सकते हैं। कैसे, 24वां भी किया है तो 368 के तहत किया है, 101वां किया 368 के, 102वां किया वो भी 368 के तहत किया है। जितने संविधान संशोधन हुए वो सब तो 368 के तहत ही किए हैं ना फिर तो यदि ये मानोगे तो फिर तो दोनों सही हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आयोग क्या मानता है साहब। ठीक। एक और चीज़, 24वें वाले में जो था 1971 वाले में 368 में संशोधन किया गया, ये बात किसी हद तक सही है। रीज़न कैसे, 13 अंडर सेक्शन 2 को जोड़ा जाना। देखिए जो भी ये चीज़ें हुई हैं, चाहे 101वां वाला हो चाहे 24वां वाला हो, इनमें संविधान में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, कुछ ना कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है। तो ये जो कुछ भी ऐड किया जा रहा है ये क्या है, ये संविधान संशोधन ही है। ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी संविधान संशोधन हुए वो सब किसके तहत हुए हैं, वो 368 के तहत हुए हैं। तो इसलिए इसके कम से कम 2 आंसर आपके सही बन रहे हैं। समराइज़ कर दें, बहुत कुछ समझा दिया, आराम से इसको 2-3 बार देखना तब समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। समराइज़ कर देता हूँ ताकि शॉर्ट में आपको क्लियर हो। यदि वहाँ पर मीनिंग 368 की प्रक्रिया को बदलने से है तो ऐसा कुछ नहीं किया है, तब आंसर डी होगा। यदि वहाँ पर यह मीनिंग है कि जितने भी संविधान संशोधन किए जाते हैं वह 368 के तहत किए जाते हैं, के तहत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तब फिर उसका उत्तर क्या होगा, दोनों कोटेशन सही होने वाले हैं। और अध्ययन कर लीजिए, आयोग को लिख दीजिए, क्लैरिफाई करने को कह दीजिए। हो सकता है आपका अकॉर्डिंग हो जाए उत्तर, या हो सकता है उसको उठाकर चेंज भी कर दे, कैंसिल भी कर दे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए आप। मध्य प्रदेश के जो वन हैं, कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक। कुछ बच्चे चाह रहे हैं उनका ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर बी मान लिया है आयोग ने वो कैंसिल हो जाए, या होना चाहिए, जो भी है, हो सकता है ऐसा लग रहा हो उनको। होता क्या है, देखिए साइकोलॉजी अपनी काम को करती रहती है बड़ी ईमानदारी से। अपन जो लगा कर आते हैं ना, तो अपन को लगता है काश यही सही कर दो भगवान, प्रभु आगे निकाल दो, बहुत कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है अपन को। तो उसमें क्या थोड़ी से पूर्वाग्रहों से अपन ग्रसित हो जाते हैं, हर वह चीज़ सही लगने लगती है जो अपने द्वारा लिया गया निर्णय है। और वैसे भी वही बात हो गई है तो, कि व्यक्ति को जो होता है वह खुद के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा वकील होता है, जबकि दूसरों के मामले में सबसे बुरा जज होता है। तो ये तो वही बात हो गई। तो थोड़ी सा उस पूर्वाग्रह से बचो, काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, अच्छे उत्तर लिखोगे। प्लस जब इंटरव्यू देने जाओगे ना बेटा, तो हाँ वहाँ पर भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ की दुनिया और भी अलग है। वो प्री और मेंस से टफ है। जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं वो जानते हैं कि जो आप यूट्यूब पर या और भी जो इधर उधर की बातें बताते हैं आपको मैक्सिमम, उनमें से कितने प्रतिशत बातें सही होती हैं, कि क्या टेम्परामेंट होता है। बनाएंगे जिस दिन वीडियो यूट्यूब पर, इस पर आप देखिएगा इंटरव्यूज़ वगैरह को लेकर, तब उस पर भी बहुत डिटेल में बात करेंगे, कि आपको मालूम चलेगा कि जितना आप सोचते रहे या जितना आपने सुना था, इधर उधर से कलेक्ट किया था कि इंटरव्यू ऐसा होता वैसा होता ये होता, 90% बातें उसमें से पता चला कि वो मैच ही नहीं कर रही हैं, कुछ और ही बता रहे हैं हम आपको, और ऐसा होता है साहब, है ना। देखेंगे, खैर वो सॉरी बात करेंगे। हाँ, तो इसको क्या करवाया जाए, कैंसिल, क्या चाहते हो, या जो अपन ने लगाया है वही सही हो जाए, है ना, ऐसा कुछ चाहते होगे। आपके और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा
जो उत्तर सही है। ठीक, मैंने इसका उत्तर आपको 20% बताया था और ये आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? आपको क्रॉस चेक करना है। आप जाइए प्रमिला कुमार जी पर, पेज नंबर 63 पर जाइए। उसमें एक लिस्ट दी होगी आपको, देखिएगा राइट साइड में। क्लियर है? वहाँ पर साफ साफ लिखा है मध्य प्रदेश में सागौन के जो वनों का प्रतिशत है वह 19.4% है। क्लियर बात ये, आप इसको चेक कर लेना। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो बाद में किसी के दबाव में या कोई विद्यार्थी बार बार बोल तो ऐसा ना हो आयोग बदलना दे, तो फिर आपको एक लगाना ही पड़ जाएगा बेटा। तो ये आपको मैं कुछ एविडेंस दे रहा हूँ, सिर्फ अपना व्यू नहीं बता रहा हूँ कि नहीं ये होना चाहिए ये होना चाहिए। आपको सोर्स बाकायदा बताए जा रहे हैं, जितने भी यथासंभव में जल्द से जल्द आपके लिए ला पाया। और उसमें बहुत मेहनत लगी, पूरी टीम की मेहनत लगी, मेरी अकेली नहीं है। स्क्रीन पर आप मुझे सामने देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसमें अथक प्रयास किया है, तब जाकर अपन इन चीज़ों को ढूंढ पाए कि साहब 20 किताबों को छानो तो एक उसमें से अपन को रेत के उस कण में से अपन को निकालना पड़ता साहब। खैर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? अगला क्वेश्चन दिया 83 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ चाहते हैं कि साहब दक्षिणी हो जाए। ठीक, हालांकि मैंने आपको शुरुआत में दक्षिणी बताया था, बाद में मैंने इसको सुधरवाया भी था कि नहीं बेटा इसको उत्तरी कर लेना, और उत्तरी आंसर इसका सही है। नर्मदा सोन घाटी का एक्चुअली क्या है कि कुछ राइटर्स की बुक में पढ़ोगे, खासकर गाइड्स में पढ़ोगे, तो वहाँ पर दिया हूँ नर्मदा सोन घाटी करके लिखा हुआ है। वहाँ बच्चे कई बार मिस कर बैठे साहब, है ना, इसलिए बोलता हूँ अच्छे नोट्स और सारी बातें। खैर, तो इसका जो उत्तर है वह उत्तरी ही आएगा। आपको उसको क्रॉस चेक करना है या कोई बात आपको कहनी है या कुछ है, आप नोट कर लीजिए। प्रमिला कुमार जी, पेज नंबर 44 पर जाइएगा, वहाँ बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वार्षिक तापांतर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कहाँ अधिक होता है, उत्तरी में होता है। जितना भी आपका ये डाउट वाउट है, और यूट्यूब पर ये जो चल रहा है या फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, आपको क्लियर हो जाएगा। और इससे ये भी समझ में आया कि बेटा देखो प्रश्नों का लेवल क्या है और एक सही मार्गदर्शन क्या है या एक सही वे क्या होता है, यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। या क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे जैसे लोग क्या बता सकते हैं, यह भी आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। और बाकी नहीं तो यूट्यूब तो भरा ही हुआ अपना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान, इसका उत्तर दिया है आयोग ने, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ये बिल्कुल सही है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई डाउट की बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, प्रश्न है एक, कोरोना वायरस बीमारी, उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो इस चीज़ को। माइक्रोवेव वाला जो है इस चीज़ को लेकर थोड़ी सा चेक करिएगा, समय नहीं दे पाया मैं इसको सच कहूँ तो। ठीक, ब्लोफिश ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नो डाउट की बात है। रोबोटिक्स प्यूमा वाला भी सही है, मत होइए परेशान। मध्य प्रदेश फसल क्षेत्र में विकास दर, एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिमार्केबल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश है, इसमें दो मीनिंग निकल रहे हैं, डबल मीनिंग निकल रहे हैं। फसल क्षेत्र में विकास दर मतलब एरिया बढ़ना, यानी कि अगर 1 एकड़ में हो रही थी या 1000 एकड़ में हो रही थी मान लो, तो ऐसे कितना एकड़ और बढ़ गया, एक मीनिंग इसका ये निकलता है। जबकि दूसरा जनरल मीनिंग आप उसका इंग्लिश वर्जन आप देख रहे हो तो क्रॉप सेक्टर बोल रहा है, कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, फसल क्षेत्र की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल नहीं हो रहा फिर वहाँ मीनिंग। तो कई विद्यार्थियों ने इस चीज़ को लेकर किया है, तो वहाँ पर आयोग ने उत्तर माना 34.14 माना हुआ था। इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। मध्य प्रदेश में अभी तक कृषि में जो पढ़ने को मुझे मिला हुआ है वह रिकॉर्ड जो वृद्धि दर रही है, कृषि की बात कर रहा हूँ, टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, उसको मैं अभी नहीं देख पाया, समय नहीं निकाल पाया। सबसे ज़्यादा हुई है 2016 वाली आपकी 25%, 24.99% आपको उसका डेटा मिलता है, इतनी हुई है। उस लिहाज से देखें तो 28% के आसपास में आपका आंसर पहुंच सकता था, क्योंकि वो संशोधित नहीं था, है ना, बाद में उसको अपडेट करके दिया गया, अंतिम अनुमान दिए जाने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और यदि फसल क्षेत्र बस को आप समझ रहे हो तो इसको आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा। एमपी स्टेट गवर्नमेंट का जो आर्थिक सर्वेक्षण उस पर जाइए, तब आपको शायद मिल पाए, या फिर कोई ऐसी आपको ऑथेंटिक बुक देखनी पड़ेगी। बात के किसी वीडियो में कोशिश करूँगा इस बात को क्लियर करने का। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आशा करता हूँ इतने में आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। अब मुद्दे पर बात करते हैं हम कि साहब आगे क्या। जिन्होंने प्री दिया मिला लेना अच्छे से, आयोग की आंसर की से मिला लेना, मैक्सिमम आंसर सही हैं उनके, और जो उन्होंने उत्तर ऐसे डाउटफुल लग रहे हैं तो आप अपना एविडेंस सही तो भेज सकते हो। मैंने जो आपको रेंज बताई है कट ऑफ की, अभी दोबारा बता रहा हूँ। अगर लग रहा है कि नहीं हमारा नहीं हो रहा है तो भी दिन रात से लग जाओ, ठीक, आपके लिए हम बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, आप आ जाइए, हम बता रहे हैं कैसे पढ़ो।
कुछ इस तरह से पढ़ो कि अगले 4 महीने उसमें डूब कर आपको पढ़ना है और हम पढ़वाएंगे, उस तरह से पढ़िए, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन पाएंगे। एक सही गाइडेंस में, एक अच्छे डिसिप्लिनरी अप्रोच पर आप जब रहेंगे तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन बना पाएंगे, वरना यही होगा कि उत्तर ही बस मिलाते रह जाएंगे अपन। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए साहब कि हमें मिलाने की भी जरूरत नहीं पेपर पर ज़्यादा, हमारा अच्छा गया है और हम मेंस की तैयारी करने में जुट रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी तैयारी होनी चाहिए। जब इतनी तैयारी की होगी तब तो कॉन्फिडेंस आएगा, इतना ऑथेंटिक वे में जानते होंगे तब तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना जो भी कॉन्फिडेंस रहेगा वो आर्टिफिशियल रहेगा, चंद घंटों का मेहमान रहेगा और ज़रा सी एक चीज़ होगी और बिखर जाएगा वो कांच की तरह साहब। तो ये चीज़ भी है, जिनका ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं गया है, बिल्कुल बिना देर करे लग जाओ साहब। किसमें? अगला एग्ज़ाम है आपका 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लग जाओ साहब जी, बिल्कुल सही गाइडेंस में रहकर लग जाइए, दिन रात तैयारी कीजिए और इसको लेकर चलना, यही पेपर अगली बार आएगा, यही स्टैंडर्ड रहने वाला है। अब ये मत सोचना कि यही छाप देंगे पूरा का पूरा, ये नहीं आएगा, इस टाइप का आएगा, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो कई बोले कि सर 4 महीने बाद आपने कहा था यही आने वाला, हम तो यही 100 के 100 फैक्ट रट रहे थे। ऐसे भी विद्वान हो सकते हैं कोई, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ और कह रहा हूँ, भावार्थ को समझिएगा। तो ये है मुद्दा साहब, तैयारी में लग जाओ। जो मेंस वाले हैं वह भी तैयारी में लग जाओ साहब। अभी बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ को लेकर लग रहा कईयों को, तो अभी बात करेंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आपका अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, आपका विवेक आपसे कह रहा है, आपके जो अच्छे गुरुजन हैं वो कह रहे हैं कि बेटा बेटी लग जाओ, तुम्हारा आ जाएगा, आपके माता पिता कह रहे हैं, आपके बड़े भाई बड़ी बहन कह रही हैं कि नहीं बेटा आ जाएगा, पॉजिटिव रहो, अच्छा होगा, इससे अच्छा फ़ायदा होगा, मैं ये कहूँगा उनकी बात मान के आप लग जाइए मेंस में, अभी से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि मेंस के लिए बहुत कम समय है, रिज़ल्ट का आप इंतज़ार करने बैठ गए और सोचोगे कि हाँ उसके बाद में हम कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस तरह का पेपर आएगा तो सब कुछ रखा रह जाएगा। आपका नोट्स जैसा भी प्रीलिम्स पर रखा रह गया ना, तो वैसे ही रह जाएगा मेंस वाला, और मेंस इससे 10 गुना ज़्यादा टफ है, इस बात को मैं कहूँगा। क्लियर? अब बात कर लो कट ऑफ को लेकर साहब कि कट ऑफ कितना जाएगा, नया सिनेरियो क्या बोलता है या स्वरूप क्या लगता है आपको, कितना होना चाहिए कट ऑफ। जो हमने पहले बताया था कट ऑफ लगभग उतना ही रहना चाहिए। ठीक, हमने आपको 65 से 70 की रेंज बताई हुई थी। ठीक है, अभी भी हम वहीं पर खड़े हुए हैं, चाहे किसी के 85 सही हो चाहे 90 सही हो, अभी भी हम वहीं पर खड़े हैं। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ, बट लगभग आशान्वित हूँ इस चीज़ को लेकर। पेपर टफ आया था, कुछ विद्यार्थियों का इसमें तर्क ये है, और सही भी तर्क है वो, है ना, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था, और आप लोग भी लिखिएगा जो भी आपका तर्क हो या जो आप कहना चाहें। अनेक विद्यार्थी वीडियोस को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शायद अच्छा भी लगता होगा तब भी लाइक नहीं करते होंगे, ऐसे भी होंगे। कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से डिसलाइक भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों से कहूँगा, जो लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, या जिनको अच्छा लग रहा है या जिनको अच्छा नहीं भी लग रहा, आप लिखिएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा उसमें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसमें सुधार करने की, जो भी बदलाव लाना संभव होगा हम उसका प्रयास करेंगे। और जिनको अच्छा लग रहा है या जो चाहते हैं अच्छा है या है, तो ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कंजूसी तो मत दिखाओ, वहाँ पर लिखा करो, है ना। चलिए, तो मुद्दे की बात करते हैं अपन, अपना मत दीजिएगा, उससे समझ में आता है एक्चुअली क्या है। हम लोग उतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, हम जितने आप लोग हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग नई जनरेशन हैं, अपडेटेड हैं, बहुत माइंडेड हैं, सारी बातें हैं, तो उससे आप हमको कुछ बताएंगे तो सीखने को मिलेगा हमको। तो ये एक व्यू होता है उसका। बाकी हमारी टीम तो वर्क कर ही रही है, पर आपका भी सहयोग चाहिए। और बहुत ही एक जनरल सी बात है, बड़ी नैतिकता की बात है, जब आपने किसी से कुछ भी नाम मात्र का भी लिया, मान लीजिए आपने 50 मिनट का 1 घंटे का वीडियो देखा और आपको लगा कि नहीं इसमें से मुझे इतना भी मिला, तो क्या नैतिक रूप से आपका कुछ दायित्व तो नहीं बनता कि कुछ आपको लौटाना है? बनता है ना। तो सोच कर देखिएगा उस चीज़ को, या बस हाँ अपना काम हो गया अपन आगे चले, अरे अपना काम निकल गया, बस क्या मतलब अपन को। वो भी एक एटीट्यूड होता है, ये भी एक होता है जो बात मैंने आपसे कही। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी सा देखिएगा, कंजूसी मत कीजिए। जो आपका व्यू है, आपको नहीं पसंद है, बिल्कुल आप बोलिए बिल्कुल बकवास, आपका बहुत कचरा बताया, पूरे आंसर गलत बताए हैं, हमारे पूरे आंसर सही हैं, आपके अनुसार पूरे गलत हो गए, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चल जाएगा साहब। आगे बढ़ जाते हैं, कट ऑफ कितना जाएगा? 65 से 70 वाले बिल्कुल आशान्वित रहो साहब जी। मेरे ख्याल से जनरल मेल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो EWS की बात नहीं करें, जनरल है ना, 70-72 के आसपास में ये रेंज होनी चाहिए, प्लस 1-2 समथिंग के आसपास होना चाहिए। जिनका ये है मतलब वो तो श्योर हैं,
मतलब डाउट नहीं है कि रुकेगा साहब जी। ठीक, उनका आना है, बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ और लग जाओ। 74 हैं, 75 हैं, 76 हैं, बिल्कुल निष्फिक्र होकर लग जाओ साहब जी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे बोले सर ये वाली आंसर की अभी तो एक और आएगी, एक और आएगी, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आपको बता दें रीज़न, आप जिस रेंज में, जो पुराने वीडियो बताया ना, जिस रेंज में आप उसी रेंज में रहोगे। आपके 70 हो रहे हैं ना, 1-2 आपके सही हो जाएंगे, लेकिन याद रखना 1-2 गलत भी हो जाएंगे, तो अपन फिर वहीं आके खड़े हो जाएंगे 70, 71 पे, 69 पर। तो इसका मतलब हमारी रेंज यही है, तो इस पर ज़्यादा मत पड़ो। आयोग के पास अपनी बातें भेज दीजिए, आयोग को भी ज़्यादा परेशान मत कीजिए, अपना जो मत है वह रख दीजिए और आगे की राह देखो साहब, ये काम आपका होना चाहिए। ठीक, तो कट ऑफ को क्लियर कर लें। 70-72 जनरल मेल के बारे में बात करी, इतना है, बिल्कुल नो डाउट लग जाओ दिन रात से। एक एक दिन, एक एक घंटा आपका बहुत कीमती साहब, बिल्कुल बर्बाद मत करो। अभी मेंस तैयार करने की बात आएगी, पेपर 1 तैयार करने में 2 महीने लग जाएंगे, बाकी 5 पेपर कब तैयार करोगे? पेपर 2 तैयार करने में 2 महीने लग जाएंगे, तो बाकी 4 कब करोगे? और पेपर 3 तो माशाअल्लाह है, तो फिर बाकी क्या होगा? चाहे आपने इसके पहले 4 बार मेंस दिए हो, चाहे 2 बार मेंस दिया हो, चाहे पहली बार का मेंस हो, जो लापरवाही करेगा वो फेल होगा, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। जो अनुशासनहीनता करेगा लापरवाही पूर्वक, वह फेल ही होगा, और लापरवाही एक अनुशासनहीनता ही होती है। तो यदि आप अनुशासनहीन हैं तो ये मान के चलिए कि कम से कम अधिकारी बनने में तो बहुत दिक्कत जाने वाली है। हाँ, बन जाने के बाद में हो सकते हैं इस तरह के, तो चल जाता है वो, लेकिन इस शुरुआत से ही अपन ऐसे करेंगे तो गलत है। अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, लापरवाही अपने आप में एक अनुशासनहीनता है। आपको ईमानदार होना चाहिए, अपने कार्य को बड़ी ही प्रतिबद्धता, बड़ी ही ईमानदारी से करेंगे। पढ़ाई को आप बड़ी ईमानदारी से करेंगे, या तो नहीं करेंगे या तो बहुत ही ईमानदारी से करेंगे। ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट ज़िंदगी के बड़े क्लियर होने ही चाहिए, नहीं तो यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। पेपर 4 में वही भ्रष्टाचार की आप परिभाषा लिख कर आ रहे हो साहब जी। प्रत्येक वह कार्य जो आपके दायित्व था, जो आपको ईमानदारी से करना था, जैसे आपने नहीं किया, वह क्या है? भ्रष्टाचार ही तो है, और क्या है साहब। भले पैसे लिए नहीं लिए, ये आर्थिक स्वार्थ जरूरी नहीं है। पढ़ेंगे आप पेपर 4 में, बताएंगे हम आपको उस चीज़ को लेकर भी। तो आप बड़ी ईमानदारी से अपनी तैयारी में लग जाओ, बहुत समय लगने वाला है साहब, बहुत कंटेंट एज पर सिलेबस पढ़ना है, बहुत आसान होगा मेंस को पास करना यदि आप अनुशासित हो जाएंगे और हमारी बात मानेंगे। तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं पढ़ने के लिए, जैसा मेंस के बैच में हम बताते हैं वैसा आप करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, बेहतरीन उत्तर लिखोगे और जल्दी से एक बार में आगे निकलने वाले हो। ईश्वर ने चाहा तो, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, ठीक, और आपकी मेहनत पर भी है, तो ये संभव है। 70-72 के ऊपर वाले बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं है। कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, कह रहे मेरे तो 85 सही हैं, तो बता चुका हूँ कि वो या तो क्या होगा और या तो ये होगा साहब, ठीक। थोड़ी सा 70 के नीचे जनरल मेल के बारे में यदि हम बात करें, थोड़ा सा डाउट उत्पन्न हो जाता है, और ये बात है कि साहब वहाँ पर थोड़ी सा संशय है, तो उनका आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखिए। कुछ विद्यार्थियों का कहना है सर इस बार पोस्टें कम हैं, पिछली बार तो पोस्टें ज़्यादा थी तब चला गया था 75, तो उनकी बात सही है, लेकिन पिछले बार जिन विद्यार्थियों ने 85 बनाए थे, ओरिजिनली बनाए थे, ईमानदारी से बनाए थे, उनसे पूछ कर देखो कि इस बार उन्होंने कितने बनाए हैं। मैं बताऊं 85 वालों ने इस बार 65 और 70 के बीच में बनाए हैं। जिन्होंने कितना बनाया था पिछली बार? 85 बनाया था साहब। इतने से आप समझ जाओ। और ये तो आईएएस के पेपर की झलक थी। एक और बता दूं मैं आपको, आईएएस के पेपर में जो बच्चा 60 क्वेश्चन बना के आता है, 55 से 60 क्वेश्चन जीएस में, वो सेलेक्ट होता है, मेंस देने जाता है साहब। उसी पेपर में या उसी वर्ष में कोई विद्यार्थी मान लो ऐसा हो जिसने आईएएस का पेपर भी दिया और एमपीपीएससी का भी दिया, एमपीपीएससी में सेलेक्ट वेलेक्ट हो गया, सारी बात है, उसी साल की बात है, यानी उस साल वो रिदम में था, जीएस काफ़ी अच्छे से पढ़ रहा था, करंट अपडेशन सारी बातें था। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे पास में। पीएससी का बनाया तो जीएस में बना के आ रहा है 85, 80, 85, ठीक। जब वही व्यक्ति आईएएस का पेपर देने गया तो माइनस मार्किंग के बाद में पता चला 27-28 क्वेश्चन बचेंगे केवल। ये कहलाता आईएएस का पैटर्न। अभी तो उसमें झलक बस डाली उन्होंने, केवल उसका फ्लेवर बस डाला है इसमें, ज़्यादा डाला नहीं है। 30-35 ही क्वेश्चन है, और भी प्योरली बोलो तो आईएएस के 20 क्वेश्चन है मात्र, 15 से 20 क्वेश्चन पैटर्न सेम ओरिजिनली ये बोला जाए तो बताने का आशा ये बेटा कि ये कोई बात नहीं कि 75 गया था, 85 गया था, 65 कैसे जाएगा। आप उठाकर देख लें, अगर टफ पेपर हुआ है आईएएस वगैरह में तो 50 भी गया है, 37% भी गया है कट ऑफ। क्या बात करें आप, ज़रा देखिए तो एक बार। तो ये कोई विषय नहीं है, आधार यह निर्भर करता है पहली बात की पोस्टों की संख्या क्या है, जो कि बात आपने कही सही है।
लेकिन उसके साथ साथ यह भी निर्भर करता है या अन्य फैक्टर भी निर्भर करते हैं कि किस प्रकार का पेपर आया है ना। पोस्टें तो लगातार बढ़ ही रही हैं, अपडेशन आ ही रहा है, ईश्वर ने चाहा तो शायद और भी अपडेशन आ जाएगा, पोस्टें और भी बढ़ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से उस रेंज में आओगे, है ना। तो आप अपने आप को अभी से इन मान के चलो, मैं तो ये कहूँगा। कई लोग क्या होते हैं कि सर मेरा तो नहीं आ रहा, फिर 20 पोस्टें बढ़ गई, बोले सर कुछ उम्मीद जग रही है, फिर और 40 पोस्टें बढ़ गई तो कुछ और को उम्मीद जग रही है। तो जब तक उम्मीद जागी वो 2 महीने गुजारती है, उसके बाद तैयारी करोगे तो मेंस फेल होने वाले हो। और यदि इसको पास करना है तो जो तौर तरीके मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करिए साहब, है ना। पढ़ना तो है ही अपन को, उस कठिन दौर से गुजरना तो है ही साहब। सामने पूरा आग का दरिया वाली बात, अंगारों पर चल कर जाना है, तो 2 महीने बाद जो इसलिए आज से चलना चालू कर दो, प्रैक्टिस में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, क्लियर। तो जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है वो भी क्लियर कर लें, बिल्कुल तैयारी में आप अच्छे से लग जाओ। जिनका मेंस निकल रहा है वो भी बिल्कुल लग जाओ, संपर्क में रहिए साहब जी, बिल्कुल एकेडमी ज्वाइन कीजिए, आइए यहाँ पर, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। एक बार आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि साहब वाकई में जो ढूंढ रहे थे वो हमको अब जाकर मिला है। आगे बढ़ जाते हैं। जनरल मेल हो गया, फीमेल की बात कर लें, 1-2 क्वेश्चन नीचे की ओर आप आ सकते हैं, 1 या 2 इस तरह से हो सकता है, काफ़ी क्लोज भी हो सकता है। EWS को आप जो फीमेल वाली कैटेगरी उसी के पास में रख सकते हो जनरल में, क्लियर। इतना कट ऑफ जाएगा। OBC में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं जाने वाला है, 1 क्वेश्चन मान के चलिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अंक नहीं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। 1 क्वेश्चन क्या होता कि यदि कट ऑफ जाना होता 80 के आसपास तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन का अंतर होता। यदि कट ऑफ जा रहा है 65-70 के आसपास में तो 1-2 क्वेश्चन का ही अंतर वहाँ पर होने की संभावना बनती है। तो 1 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, इस तरह से स्थिति बनेगी। SC कैटेगरी में यदि आप देखें पिछले कुछ वर्षों में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है, चाहे प्रीलिम्स को लेकर हो चाहे मेंस को लेकर हो। थोड़ी सा पिछले बार की अपेक्षा यदि हम देखें तो ऊपर रहेगा, हालांकि उतना ऊपर नहीं रहेगा, समथिंग 65 के आसपास आप मान सकते हैं आना चाहिए साहब, ठीक। ST कैटेगरी को आप यदि देखें तो 1-आध क्वेश्चन को आप माइनर रख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सा नीचे कर लीजिएगा, इतने में आ जाएगा। और भी जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनका मान के चलो कि 60, 58, 57 इतने के आसपास में भी आप आ रहे हैं, 56 पर भी आप आ रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ना, बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िएगा, आप आशा रखिएगा, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर आएगा। ये मेरा अनुमान है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा अनुभव है। ईश्वर करे कि इतने की रेंज में आप आ जाएं, आपका हो जाए, आपको अच्छा अवसर मिले, पोस्टों की संख्या और बढ़ जाए जैसा कि अभी चल भी रहा है, शायद और भी अच्छी संभावनाएं बन जाएंगी। तो आप अपना कीमती समय ना खोएं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। तो तीनों ही बातें हो गई मेरे ख्याल से, और कोई बात तो मैं ऐसी भूला नहीं हूँ। बैचेस के लिए भी आपको बता चुका हूँ कि नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आइए, बिना देर करे आइए, बहुत अच्छे से पढ़िए और एक बार में सेलेक्ट होइए, ठीक है। नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, सारी बातें हो चुकी हैं। कट ऑफ को लेकर भी क्लियर कर दिया, कुछ विद्यार्थियों ने पूछा हमसे, चैनल्स पर हमने देखा, कमेंट्स वगैरह पढ़े थे। 65 है जनरल कैटेगरी के हो आप, ठीक, 65 है, 66 है, 67 है, इनको मैं मना नहीं करूँगा कि आप आशा बिल्कुल टोटली बंद कर दीजिए, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपका आ ही नहीं रहा, संभावना है। और ऊँट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता सिवाय समय के, हम तो साधारण से व्यक्ति हैं साहब। तो इसलिए आप लोग आशा रखिएगा, है ना। तो 65 है, 66 भी है तो भी मत छोड़िए, मैं तो आपको यही कहूँगा। क्या मालूम क्या सिचुएशन बने, पोस्ट बढ़ जाएँ या बहुत बुरी स्थिति है। होता क्या है कि एक्चुअली रियलिटी जो है वो सभी बताते नहीं हैं। पेपर कैसा गया, अच्छा गया बता देते हैं, बुरा गया बता देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो चीज़ नहीं बताते। कई बार विद्यार्थी गलती से जानबूझकर दुराग्रह के कारण भी बोल बैठते हैं साहब, अब 70 जा रहे हैं 80 बोल बैठते हैं, 75 बोल बैठते हैं, उससे गलत माहौल क्रिएट हो जाता है साहब। 65 जा रहे हैं और बता दिए तो एक गलत माहौल, तो उससे क्या होता है थोड़ी सी दिक्कत जाती है एक सही वे में पहुँचने की, हम जैसे लोगों को भी। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप यदि इतनी रेंज में 65-70 के बीच में हैं, किसी भी कैटेगरी से हो साहब, बिल्कुल आप लग जाइए और इससे फ़ायदा ही होगा। बुरा से बुरा क्या होगा, मैंने कहा कि आपका आ जाएगा 65 में, नहीं आएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, तब भी आपको उससे लाभ ही होगा। मैं आपसे यही कहूँगा, आप इस दौरान पढ़ेंगे, मेंस की अप्रोच को पढ़ेंगे और जब उस डिटेल को पढ़ेंगे तब आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिसका मेंस तैयार है, प्रीलिम्स के तो मैक्सिमम क्वेश्चन, खासकर ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इनको तो सही बना ही लेगा, वो गलती नहीं करने वाला है। इस बात को समझिए, यही वजह है कि जिन्होंने 1-2 बार 4 बार मेंस दिया होता है वो क्यों अगली बार उनका प्रीलिम्स आसानी से निकलता है। वजह है पढ़ा हुआ है मेंस साहब जी, ब्रॉड वे में पढ़ा हुआ, ब्रॉड सेक्शंस पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वजह होती है, तो इससे लाभ ही होगा आपको,
तो ऐसा मत सोचो कि अरे हमने मान लो पढ़ लिया 1 महीने 2 महीने, उसके बाद हमारा नहीं आया तो हमारी तो पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, हमारा तो टाइम ख़राब हो जाएगा, हम तो घूमने जाना था, हमें तो ये करना था, हमें तो वो करना था। तो इतनी जल्दबाजी है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। फिर इतनी जल्दबाजी है कि फास्ट फूड अपन को चाहिए तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ये बहुत ही धैर्य मांगेगा, आपकी कठोर परीक्षा लेगा, ऐसी परीक्षा लेगा कि आंखों में आंसू ला देगा आपके। और जब तक आंखों में आंसू नहीं ला देगा तब तक आपको सिलेक्शन नहीं देगा, याद रखना। रुला नहीं देगा 2-4 बार आपको, तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा कि आप सोचें कि हलवा पूड़ी उठाएंगे और अपन खा लेंगे, ऐसा नहीं है साहब। चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, चाहे इंटरव्यू की बात हो। एड़ी का पसीना जिसको कहते हैं चोटी पर चढ़ा देना, तो वही चीज़ आपकी होने वाली है। अब आप चाहे MPPSC का पेपर देने वाले हों और चाहे आप IAS का पेपर देने वाले हों, दोनों लगभग सेम ही हैं, समतुल्य ही हैं। और मैं तो कहूँगा कि सभी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो सभी सेम ही हैं। लोग गलत फहमी पाल लेते, बोले सर हम कांस्टेबल का सोच रहे हैं, हमारा लेवल उतना नहीं है, हमने कम पढ़ा हुआ है, हम कम पढ़े लिखे हैं और हम कम मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको कांस्टेबल का पेपर देना हो, प्यून का पेपर देना हो, उसमें भी सिलेक्शन पाना है ना, तब भी एड़ी का पसीना चोटी पर चढ़ाना पड़ेगा। और IAS में सेलेक्ट होना है तब भी यही करना है। वो आपकी वे ऑफ थिंकिंग है जो आप उसको एक गलत तरीके से लेते हो। कहीं पर भी ऐसे हलवा पूड़ी नहीं मिल रही है कि हाँ आप आओ कांस्टेबल की नौकरी उठा लो, आप आओ SI की उठा लो, साहब जी आप एक काम करो वर्ग 3 हो जाओ, वर्ग 4 हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक एग्ज़ाम आपसे मेहनत नहीं करवा लेगा, निचोड़ नहीं लेगा, तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। और आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी मेहनत तो IAS में लगनी थी, इतनी PSC में लगनी थी, इतनी ही साहब उसमें भी लगी। और उस समय मालूम चलेगा 10 साल 5 साल के बाद में कि साहब सोच गलत थी, उसकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और समय हाथ से छूट गया तो बड़ी दिक्कत की बात है। आज यंगस्टर्स हैं आप, आज समय है, ऊर्जा है, कोई इतना भारी भरकम दायित्व तो नहीं है आपके सिर पर कि शादी बीवी बच्चे इत्यादि वगैरह। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, लग जाओ और जितनी लंबी से लंबी छलांग मार सकते हो जीवन में, जितना बेहतर से बेहतर सोच सकते हो, जितना बड़े से बड़ा सोच सकते हो, जितना ऊंचा सोच सकते हो, सोचिए। एक छलांग में खजूर के पेड़ के ऊपर नहीं, आसमान पे चढ़ने का सोचिए। क्या होगा, गिरोगे ना, आसमान से गिरोगे तो कम से कम कहाँ अटकोगे, खजूर पे तो अटकोगे ना। और नकारात्मक सोचोगे तो ज़मीन पर ही खड़े रह जाओगे, कभी ज़िंदगी में ऊंचाइयों पर नहीं जा पाओगे। तो भावार्थ को समझिएगा। क्लियर है? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से पूछिएगा, उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कुछ उत्तर मैंने गलत करा दी, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, कुछ सही भी तो करा है यह भी देखिएगा। और ये सब चलता रहता है साहब जी, इनसे सीख लीजिएगा, मैं तो आपको यही कहूँगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छी लग के तैयारी करो, ईमानदारी से मेहनत करो, बिल्कुल निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा साहब जी, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। 100% आप वही पोस्ट पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं, बशर्ते 100% ईमानदारी रखना। यदि आपको DSP बनना तो आप DSP ही बनोगे, 100% ईमानदारी रखना। DC बनना तो आप DC ही बनोगी, बशर्ते 100% ईमानदारी रखना। अपने कार्य को बड़ी ही निष्ठा से, बड़े ही गौरव से, बड़ी ही शिद्दत से करना। निश्चित रूप से आप वह पद पा जाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।